नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस यानी विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से ऐसे कौन सा पदार्थ है जो लेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला है मिट्टी, दूसरा है जल, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है कांच। जो कि है लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वह है मिट्टी। मिट्टी को लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल को भी प्रयुक्त करते हैं, लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं और कांच का भी प्रयोग किया जाता है। तभी लेंस बना सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन पहला सही उत्तर है। प्रयोग नहीं किया जा सकता वो है मिट्टी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है। पहली ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक, तीसरी शून्य, चौथी अन्य। जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता धनात्मक होती है। दूसरा उत्तर धनात्मक सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये लेंस की क्षमता मापी जाती है। जो ये लेंस है उसकी क्षमता किससे मापी जाती है। पहला मीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा अन्य। जो लेंस है उसकी क्षमता मापी जाती है वो है डायोप्टर, यानी दूसरा उत्तर इसका सही उत्तर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता को मापने का सही मापक है वो डायोप्टर से मापी जाती है, इसलिए इसका उत्तर दूसरा सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। जो पानी से भरी बाल्टी है उसकी गहराई कम दिखती है, उसका कारण क्या है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो पानी की भरी बाल्टी है उसकी गहराई कम क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें अपवर्तन का नियम चलता है। इसलिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें अपवर्तन होता है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है अपवर्तन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। जो पानी में डाली हुई छड़ी है यानी कि छड़ी वो टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है परावर्तन और अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन, चौथा है अपवर्तन। जो पानी से भरी बाल्टी थी उसकी गहराई कम दिखती है, वैसे ही इसका भी है कि पानी में डली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका भी चौथा ऑप्शन सही है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ये छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। पहला है फोकस, दूसरा है द्वारक, तीसरा है ध्रुव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण द्वारक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन द्वारक सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की एक विशेषता है, यह बाहर की ऊष्मा को अंदर सीमित कर लेता है, यानी कि बाहर की जो ऊष्मा है उसे अपने अंदर ग्रहण कर बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे क्या है अवतल दर्पण के अंदर की ऊष्मा को ग्रहण करता रहता है। इसलिए इसकी यह विशेषता मानी जाती है कि यह बाहर की ऊष्मा को ग्रहण करता रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही उत्तर है अवतल दर्पण, क्योंकि इसकी ऊष्मा क्या है अंदर ग्रहण करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो रोगियों की जो होती है नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं।
वह दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की सोलर कुकर में जो विशेषता थी वही विशेषता यहाँ है। और अवतल दर्पण की एक और विशेषता है, यह ध्रुव पर आभासी एवं सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसलिए इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है, अवतल दर्पण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा अन्य। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की यह विशेषता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह जो छाया दर्पण पर पड़ती है वह सीधी पड़ती है, जिससे कि क्या है कि मोटर वाहन चित्र जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। जिससे क्या है कि जो मोटर वाहनों से होने वाले खतरे यानी खतरे को संकेत के रूप में देख सकते हैं। इसके जैसे पीछे देखकर ही स्पष्ट दिखाई देगी तो आप खतरा देख सकते हैं। इसमें ही उत्तल दर्पण क्या है, वो उल्टा दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है, अवतल दर्पण। पहला ऑप्शन सही है इसका, अवतल दर्पण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टार्च के किस प्रकार के प्रकाश कुंज की प्राप्ति होती है। पहला संतृप्त प्रकाश कुंज, दूसरा समानांतर प्रकाश कुंज, तीसरा अपसृत प्रकाश कुंज, चौथा सभी कथन सत्य हैं। जो टार्च में के किस प्रकार के प्रकाश कुंज की प्राप्ति होती है, इसका पहला ऑप्शन सही है, संतृप्त प्रकाश कुंज। जो कि क्या है, ये संतृप्त प्रकाश कुंज टार्च में सीधा फोकस मारता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो सामान्य नेत्र है उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है वास्तविक और उल्टा, चौथा है आभासी और उल्टा। जो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है, वास्तविक और उल्टा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। जो नेत्र है उसमें लेंस में समायोजन की क्रिया कैसी होती है। पहला आइरिस द्वारा, दूसरा सिलियरी पेशियों द्वारा, तीसरा है नेत्र लेंस द्वारा, चौथा है कॉर्निया द्वारा। जो कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है वह ऑप्शन दूसरा है, सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी कि सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है, सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है। पहला 2.5 मीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 3 मीटर। जो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु यानी कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु बिना किसी रोग के जो नेत्र हमारी आंखें देख सकती हैं वो निकटतम बिंदु कितना है, यानी कितनी दूरी तक आंखें हमारी देख सकती हैं, वह दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि निकटतम बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है, 25 सेंटीमीटर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। पहला ऑप्शन दृक् तंत्रिका की भांति, दूसरा पुतली की भांति, तीसरा प्रतिवर्ती द्वारक की भांति, चौथा ऑप्शन है परिवर्ती द्वारक की भांति। जो आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है वह है परिवर्ती द्वारक की भांति, यानी कि चौथा ऑप्शन परिवर्ती द्वारक की भांति बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 मिलीमीटर, तीसरा है अनंत, चौथा है 25 मीटर। जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है वह क्या होता है। जो सामान्य नेत्र हमारी आंखें हैं जो वो कितनी दूरी तक देख सकती हैं, इसका मतलब ये है जो हमारी सामान्य नेत्र की आंखें हैं वो अनंत बिंदु तक देख सकती हैं, जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं वह होता है अनंत बिंदु, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा अनंत बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमारी नेत्र की आंखें अनंत तक देख सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये,
प्रश्न है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा दोनों, चौथा सभी कथन असत्य हैं। जो सिनेमा के पर्दों पर जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये प्रतिबिंब सीधा होता है, तभी हम उस चित्र को माध्यम से देख सकते हैं सिनेमा घर में। जो प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो हमें सिनेमा घर में सभी चित्रों को उल्टा दिखाई देगा। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि दूसरा ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? वह कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन लाल रंग, दूसरा बैंगनी रंग, तीसरा नीला रंग, चौथा पीला रंग। वह रंग कौन सा है जो खतरे के सिग्नल्स के रूप में कार्य करता है? वह रंग है लाल रंग। पहला ऑप्शन लाल रंग बिल्कुल सही उत्तर है, ये खतरे के रूप में सिग्नल्स के रूप में कार्य करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है आवेश का, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा विभवांतर विद्युत का, चौथा शक्ति का। जो किलोवाट घंटा मात्रक है वह ऊर्जा का है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ऊर्जा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। पहला ऑप्शन तांबे का, दूसरा प्लेटिनम का, तीसरा टंगस्टन का, चौथा इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। फिलामेंट अर्थात विद्युत बल्ब में होता क्या है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट वह तार होता है जिससे बल्ब की रोशनी आपको प्रकाशित दिखाई देती है। जो वो एक पतला सा तार हल्के बल्ब के अंदर आपने देखा होगा, उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। इसलिए इसका जो वह होता है टंगस्टन का, यानी कि तीसरा ऑप्शन टंगस्टन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है मीटर, चौथा है जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं वह है जनित्र। चौथा ऑप्शन जनित्र बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में लगा होता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। चलिए आइए देखते हैं आपको। पहला है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोकस लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में लगा होता है वह है अवतल लेंस। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है अवतल लेंस, राइट उत्तर। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में लगा होता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है बेलनाकार लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को तो दूर की वस्तु यानी कि अनंत तक स्पष्ट देता है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दोष तो है दूर का, लेकिन स्पष्ट क्या नहीं दिखाई देता? निकट की वस्तुएं। ये हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है दूर की वस्तुओं के लिए चश्मे में लगाया जाता है वह है उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन इसका सही है उत्तल लेंस। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रामी नहीं होता उसे कहते हैं।
जो मानव नेत्र में जो बिंदु है प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है पीत बिंदु, दूसरा है निकट बिंदु, तीसरा है दूर बिंदु, चौथा है अंध बिंदु। जो मानव नेत्र के जो प्रकाश का बिल्कुल सुग्रामी नहीं होता है यानी कि नहीं होता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है अंध बिंदु। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। अगर किसी को भी अगर बाहर बैठा दिया जाए धूप में, यानी कि उसमें प्रकाश पड़े, सूर्य का प्रकाश तेजी से आंखों पर आए और आपसे ये कहा जाए कि आप सूर्य की ओर देखिए, तो देखते हैं पहला ऑप्शन है छोटा या बड़ा या कोई परिवर्तन नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। जब तेज प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो वह क्या हो जाती हैं, पुतलियाँ कैसी हो जाती हैं, वह छोटी हो जाती हैं, क्योंकि क्या करते हैं प्रकाश की रोशनी को बचाने के लिए अपना आकार छोटा कर लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन छोटा सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, प्रश्न है दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या देख सकती हैं साफ साफ, दूर दृष्टि है, ये आपको मैं प्रश्न पहले ही बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, दूसरा बड़ी वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, तीसरा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो दूरदृष्टि दोष आंखें जरूर दूरदृष्टि दोष की हैं, लेकिन स्पष्ट क्या दिखाई देता है, दूर की वस्तुएं, इसलिए साफ साफ हम क्या देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को हम साफ देख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, प्रश्न है मानव नेत्र में होता है, जो मानव नेत्र है उसमें कौन सा दर्पण या लेंस होता है। पहला देखते हैं अवतल दर्पण, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो होती है उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं उत्तल लेंस, क्योंकि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है उत्तल लेंस। चलिए आइए आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, प्रश्न है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है यानी कि सुबह होती है और सूर्य अस्त होता है यानी कि शाम होती है, जब सूर्य डूबता है और जब सूर्य निकलता है तब सूर्य कैसा दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा है लाल, तीसरा है काला, चौथा है पीला। जब सूर्य अस्त एवं उदय होता है तब सूर्य का रंग लाल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। पहला कृत्रिम स्पेक्ट्रम, दूसरा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तीसरा कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, चौथा सभी कथन सत्य हैं। जो इंद्रधनुष है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो इंद्रधनुष है वह मानव निर्मित तो नहीं है, मानव निर्मित द्वारा को हम कृत्रिम कहते हैं और प्रकृति द्वारा हुए किसी कार्य को हम प्राकृतिक कहते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है उसे हम प्राकृतिक तरीके से बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, प्रश्न है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से सफ़र कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है काला, चौथा है पीला। जब हम आकाश को वायुयान या आकाश की ऊंचाई से देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई से देखते हैं, तो हम आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन काला बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि काला ही दिखाई देता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है। पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा है कार्निया,
तीसरा है आइरिस, चौथा है पुतली। जब वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। पहला ऑप्शन रेटिना बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा टेस्ला, तीसरा एम्पियर, चौथा मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह है टेस्ला। दूसरा ऑप्शन टेस्ला बिल्कुल सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है। पहला नाल चुंबक, दूसरा सामान्य क्षण चुंबक, तीसरा स्थायी चुंबक, चौथा विद्युत चुंबक। व्यावसायिक मोटरों में जो विद्युत चुंबक है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा विद्युत चुंबक सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। मानव के वे दो कौन से भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। पहला ऑप्शन हाथ और पैर, दूसरा मांसपेशियां तथा हृदय, तीसरा हृदय तथा मस्तिष्क, चौथा नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग हैं हृदय तथा मस्तिष्क जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हृदय तथा मस्तिष्क बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो है उसमें किस प्रकार की धारा को प्रवाहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा है दिष्ट धारा, तीसरा है दोनों धारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो डायनेमो है उसमें दिष्ट धारा को प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन दिष्ट धारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है नर्म लोहे का, दूसरा है इस्पात, तीसरा है पीतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत चुंबक है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग करते हैं वह छड़ है नर्म लोहे की छड़। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नर्म लोहा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल ने, दूसरा है फ्लेमिंग ने, तीसरा है फैराडे ने, चौथा एम्पियर ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी वह खोजकर्ता थे फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय की खोज की थी, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा फैराडे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उसे प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्रोमियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन यूरेनियम बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि यूरेनियम। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा का जो स्रोत है जिसके रूपों में जो अनंत स्रोत किसे माना जाता है, जिसका ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती उसे अनंत स्रोत कहते हैं। जो ऊर्जा कभी पृथ्वी पर समाप्त नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सूर्य, तीसरा है परमाणु, चौथा है जल। वह ऊर्जा है सूर्य का प्रकाश,
जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन है दूसरा सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा है पेट्रोल। जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह है जो नवीनतम रूप में प्राप्त की हुई ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जिसका जो ऊर्जा के रूप में नया रूप आया हो उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से है, सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? पहला लकड़ी, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा कोयला। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, जो हमने अभी आपको इससे पहले बताया था वही इसमें भी है। जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा विशाल स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। यही सबसे बड़ी ऊर्जा है पृथ्वी पर, इसलिए इसका भी ऑप्शन दूसरा होगा, सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है, यही विशाल स्रोत है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, सूर्य। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, डेनमार्क को कहा जाता है? पहला ऑप्शन जल विद्युत का देश, दूसरा उद्योगों का देश, तीसरा खनिज पदार्थों का देश, चौथा पवनों का देश। डेनमार्क देश को क्या कहा जाता है? डेनमार्क देश को पवनों का देश कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा पवनों का देश बिल्कुल सही उत्तर है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है अब्रक, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है सीसा। जो सौर सेल बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह सिलिकॉन धातु है। जो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? पहला ऑप्शन ताप ऊर्जा में, दूसरा गतिज ऊर्जा में, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा में, चौथा विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल और सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम रूपांतरित विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है कि विद्युत ऊर्जा में हम रूपांतरित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आप लोग नहीं पर अंडरलाइन जरूर कर लिया करें, जब भी प्रश्न पढ़ा करें ये देख लिया करें, क्योंकि सारी गलतियां यहीं से होती हैं। नहीं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और प्रश्न वहीं से गलत हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एलपीजी, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है बायोगैस, चौथा है कोयला। प्रश्न को बताने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटी है उसको भी आल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। एलपीजी गैस का भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो बायोगैस है उसका भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो कोयला भी है हम उसको भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन सीएनजी को हम ईंधन के रूप में प्रयोग ना करके ईंधन इसको वाहनों मोटर वाहनों में प्रयोग करते हैं। ये सीएनजी होता है कंप्रेस्ड गैस होती है, जो कि
वाहनों के लिए प्रयोग की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है, CNG। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन सा है? पहला है हरित लवक, दूसरा है स्टोमेटा, तीसरा है जड़, चौथा है पत्ती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप शेयर तो जरूर ही कर देना। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। जो प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन सा है? वह है हरित लवक। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में ही होती है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है, हरित लवक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये कार्य का मात्रक है। पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल, चौथा है एम्पियर। जो कार्य का मात्रक है उसे हम कहते हैं जूल। जो जूल है वो कार्य का मात्रक है, या कार्य का मात्रक जूल है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है, जूल जो कार्य का मात्रक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। जो प्रकाश वर्ष इकाई है वह किसकी है? पहली समय की, दूसरा ऑप्शन है दूरी की, तीसरा है द्रव्यमान की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वह है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। विज्ञान के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से लगा लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा बेल आइकन को ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।